नमस्कार साथियों, एडवेंचर विद ब्रजेश चैनल के माध्यम से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पेंशन विषय पर चर्चा करेंगे। उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यूँ कहें कि पेंशन के पेंच को हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पेंशन क्या है। तो पेंशन सरकारी कर्मचारियों को मूलतः मिलता है, जो कि उनके अपने जीवन काल में सेवा देने के लिए वो 25 साल, 30 साल, 40 साल जॉब जो करते हैं, सेवा देने के लिए उनके रिटायरमेंट के बाद उनको वो एक राशि दी जाती है हर महीने, जिससे उनका जीवन यापन चलता है। या ये भी कह सकते हैं कि उनका देश हित में अच्छे कार्य के लिए उनको एक राशि दी जाती है, उसे पेंशन कहते हैं। मूलतः समाज में एक उसका अलग भी इम्पैक्ट है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कन्विंस करते हैं कि पढ़ाई कर लो, सरकारी नौकरी कर लो, नौकरी तो चलेगी, बाद में पेंशन का भी सहारा होगा। तो इस तरह से हम पेंशन को बेसिक रूप से कह सकते हैं। और पेंशन की बात करें तो सबसे पहले इसमें 2004 से पहले पेंशन जो स्कीम थी ओपीएस के नाम से जानी जाती थी। 1 जनवरी 2004 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया और इसको एनपीएस के रूप में न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च किया। अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 अगस्त को एनपीएस के भारी विरोध के बाद अभी यूपीएस लॉन्च किया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च किया है। तो इसको हम कुछ कुछ मुद्दों के आधार पर डिफ्रेंशिएट करके बेसिक सिंपल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे। अब इसमें पेंशन की गारंटी की बात करें तो यूपीएस में बेसिक का कम से कम 50% गारंटी दी जा रही है, जो भी नया पेंशन स्कीम आया है। बट इसमें आपको 25 साल की सेवा देनी चाहिए, कम से कम 25 साल का सेवा है। और बाद में जिन्होंने उससे कम मतलब 10 साल तक जिन्होंने सेवा दिया है कम से कम, वो 10,000 रुपये की मासिक मिनिमम पेंशन का एक स्कीम आया है। एनपीएस में अगेन इसमें कुछ नहीं था। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो इसमें बेसिक प्लस डीए का 50% से इसमें पेंशन था। बेसिक प्लस डीए जो मिलता था लास्ट मंथ का, जो लास्ट 12 मंथ का, उसके आधार पर कैलकुलेट होता था और उसका 50% मिलता था। और ये कम से कम आपको इसमें 20 साल की सर्विस चाहिए होती थी। दूसरा बात अगर हम कंट्रीब्यूशन की करें तो एनपीएस जो था, एनपीएस स्कीम में गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन था 14.5% था और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% था। अब यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में सरकार ने थोड़ा बढ़ा दिया है। इसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन 18.5% है और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 10% है। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो इसमें सिर्फ सरकार कंट्रीब्यूट करती थी, एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। अब हम मिनिमम पेंशन की बात करें तो मिनिमम पेंशन कम से कम 10 साल की नौकरी पे 10,000 रुपये सैलरी रखी गई है। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। ओपीएस में 9,000 रुपये मिनिमम सैलरी थी, कम से कम 10 साल का आपका सर्विस होना चाहिए था। अब बात करें फैमिली पेंशन की तो यूपीएस में आखिरी पेंशन का 60%, आपका जो बेसिक जो आखिरी 12 मंथ का जो होता था उसके आधार पे 60% पेंशन मिलेगा। एनपीएस में इसका कोई प्रावधान ही नहीं था। जो सबसे पेंशन की गारंटी, ये इसमें थोड़ा सा पॉजिटिवनेस यूपीएस में दिख रही है। दूसरा बात करें अगर हम ओपीएस में तो आखिरी पेंशन का 60% था, तो यहाँ भी थोड़ा लगभग सिमिलरिटी है। और तीसरा एक मुश्त राशि की बात करें तो यूपीएस में मासिक सैलरी का 1/10 हर 6 माह की नौकरी पे मिलेगी, हर 6 माह की सैलरी पे मिलेगी। दूसरा ग्रेजुइटी जो मिलता है वो मिलेगा और मिनिमम जो पेंशन है आपका उस पर इसका कोई असर नहीं रहेगा। अगेन एनपीएस में इसका कोई प्रावधान नहीं था। और अगर बात करें ओपीएस की तो एम्प्लॉई का जो भी कंट्रीब्यूशन होता था उसका 100% मिलता था और ये जीपीएफ ऑल काइंड ऑफ सारा मिलता था। बट इसमें क्या था, आप अपनी पेंशन का एक मुश्त में भी 40% तक एक साथ अवेल कर सकते थे, ले सकते थे। और इसके बाद अगर हम बात करें महंगाई भत्ता का तो यूपीएस जो भी नई स्कीम आई है उसमें डियरलेंस रिलीफ है और एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। ओपीएस में भी अगेन ये डियरलेंस रिलीफ महंगाई भत्ता है, जो कि महंगाई के साथ बढ़ती रहेगी, उसके हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होती रहेगी। दूसरी बात करें वीआरएस की तो वीआरएस में अगेन एक चेंज हुआ है। वीआरएस में आपने जब भी वीआरएस लिया लेकिन आपकी सैलरी यूपीएस के अंतर्गत आपकी जो पेंशन है वो 60 साल की उम्र में ही मिलेगी। एनपीएस में कुछ था ही नहीं। अगर हम बात करें ओपीएस की तो बेसिक प्लस डीए का 50% कम से कम अगर आपकी 20 साल की भी सर्विस हो गई है तो उसी समय देन एंड देयर मिलना शुरू हो जाता था। अब बात करें कि ये जो यूपीएस जो है वो किन पे लागू होगा, तो यूपीएस मेनली जो लागू हुआ है वर्तमान में वो केंद्रीय कर्मचारी जो कि लगभग 23 लाख बताए जाते हैं उन पे लागू होगा। और जो राज्य सरकारें हैं वो भी अपना इस पे डिसीजन ले सकती है और राज्य सरकार इसको लागू कर सकती है। वर्तमान में बहुत से राज्य ने इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया है। इवन महाराष्ट्र सरकार ने इस पे एग्रीमेंट मतलब महाराष्ट्र सरकार ने अपनी रजामंदी भी कर दी है। वो बहुत जल्द यूपीएस को
लागू कर रही है। दूसरी बात, सरकारी बैंक और पीएसयूज होते हैं वो इसको नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि उनका अपना अलग होता है, अपना अलग पेंशन स्कीम होता है। तीसरी बात, अगर हम बात करें प्राइवेट कर्मचारी की, तो वो इसको नहीं ले सकते हैं। एनपीएस के अंदर ये प्रावधान था कि प्राइवेट कर्मचारी जो निजी कंपनियों में काम करते हैं वो भी उसको ले सकते हैं, बट एनपीएस की बात करें तो वो थोड़ा सा उसका ड्रॉबैक ये आ रहा था कि शेयर मार्केट से रिलेटेड था, तो उसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था। इवन यूपीएस आने का रीजन ये भी रहा कि कई स्टेट ने शुरू में तो एनपीएस को अवेल कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन बाद में कर्मचारियों के विरोध होने के बाद फिर उसमें वापस वो ओपीएस की मांग करने लगे। और इस तरह से कई राज्य, जो जैसे अभी पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात करें, इन्होंने ऑलरेडी ओपीएस को ले लिया था, ओपीएस स्कीम फॉलो कर रहे थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर था, क्योंकि कई नीतियां होती हैं तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है। तो इस वजह से सरकार ने एकदम से ओपीएस को तो नहीं लाया, बट ओपीएस से मिलता जुलता यूपीएस लाया है। और ये बहुत बड़ा डिबेट का विषय है, तो डेली डेली कुछ ना कुछ इसमें नई चीज़ें आ रहे हैं, वो आगे आता रहेगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार ने ये भी बोला है कि हर 3 साल पे इसको एक बार समीक्षा की जाएगी, क्या इसमें बदलाव किया जा सकता है, कैसे इसको में लोगों को जोड़ा जाए, मतलब इस पर समीक्षा भी होगी। उसकी बात करें तो इसमें लगभग जैसे जो एम्प्लॉई 2004 के बाद एनपीएस के अंदर में है, वो चाहे तो स्वेच्छा से यूपीएस में कन्वर्ट हो सकते हैं अपनी मर्जी से, चाहे तो एनपीएस में भी रह सकते हैं या वो यूपीएस में भी आ सकते हैं। उनको मौका दिया जाएगा, सरकार के तरफ से उनको मौका दिया जाएगा। इवन जो कर्मचारी इस दौरान रिटायर्ड भी हो गए होंगे, सेवानिवृत्त हो गए होंगे, उनको एरियर बना के जो पैसा एक्स्ट्रा बनेगा वो मिलेगा। तो इस तरह से कई मायनों में ये अच्छा भी माना जा रहा है, लोग सपोर्ट में भी हैं। बट अगेन थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी हो रहा है, कुछ मुद्दों पे अलग अलग मुद्दे निकल के आ रहे हैं। अब इसमें जो बात करेंगे हम कि जो 2025-26 का जो अगला बजट होगा, इसमें सरकार का को जो बर्डन पड़ने वाला है वो 6250 करोड़ रुपए का बजट आएगा, बर्डन पड़ेगा न्यू पेंशन देने से। और एक 800 करोड़ रुपए का इन्होंने बजट रखा है, जो एनपीएस वाले आगे आएंगे, जिनको एरियर के रूप में देना है। अगेन 2023 में ये इस पर टीवी सोमनाथन जी के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी। इसमें सारे राज्य के करीब जितने भी इसमें राज्य के सेक्रेटरी लेवल के उच्च अधिकारी हैं या उस राज्य के स्ट्रांग मजबूत लीडर हैं या कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं, सबसे राय सलाह करने के बाद, काफ़ी मशवरा के बाद ये स्कीम लॉन्च हुआ है। तो मैं ये मानता हूँ कि कुछ हद तक ये यूपीएस और ओपीएस में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है, और अगेन थोड़ा सा उसको बेहतर करने का प्रयास किया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहा है। और इसमें एनपीएस में जो एम्प्लॉय एनपीएस में रहना चाहता है, तो कोई वो नहीं है कि आप यूपीएस में आइए, आप एनपीएस में भी रह सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि एनपीएस शेयर बाजार से ड्राइव इन है, तो इसमें कुछ केसेज में इनकम ज़्यादा रहने की भी चांस होती हो सकता है, मार्केट मजबूत हो तो ज़्यादा भी हो। और यूपीएस में भी है कि सरकार का कंट्रीब्यूशन रहेगा, बट उसको थोड़ा सा जो मिनिमम गारंटी था, जो डिमांड थी लोगों की कि पेंशन खत्म हो गया, ये जो वायरल चल रहा था पेंशन खत्म हो गया आम बोलचाल की भाषा में, तो इसको सरकार ने दूर करने का प्रयास किया है और यहाँ पे एक गारंटी पेंशन देने का काम किया है। तो उम्मीद है कि आपको सिंपल भाषा में ये बात समझ में आई होगी। और बाकी इस पे और भी चीज़ें चर्चा रेगुलर होने का विषय है, बहुत लोगों का अपना अपना थॉट डेली बेसिस पे आ रहा है, तो आप एक बार इसको सुनें। और ये 1 अप्रैल 2025 से अप्लीकेबल हो रही है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।